बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे आज एफआईएस के डेटा की, जिसमें कि फिगर में ही चेंज होता है, ट्रेंड में चेंज नहीं है। एफआईएस ने कल फिर 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। डीआईज कुछ हद तक बाइंग करते हुए नजर आए। 1854 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग जरूर की है, लेकिन एफआईएस की सेलिंग 3,024 करोड़ रुपए की देखने के लिए मिली है। एफआईएस की सेलिंग के मोमेंटम पर ब्रेक नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम एक अच्छी बात भी करेंगे एफआईएस के डेटा को लेकर, जो आपको शायद थोड़ा सा राहत देगी। डाउ जोन्स कल ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो बंद रेड मार्क में हुआ, 382 पॉइंट गिरकर। शंघाई आज रेड मार्क में लेकिन फ्लैटिश साइड पर है। हैंसेंग करीब 1% गिरा हुआ है, निकाई 1% गिरा हुआ है, कोस्पी करीब 0.25% गिरा हुआ है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि इतने खराब सेंटीमेंट में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं। तो उनमें केएनआर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर 9.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अशोका बिल्डकॉन 5% बढ़ा हुआ है। इन पर बात करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, लेकिन एक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने रिएक्शन तेज है, उस पर बात करेंगे। मैट प्लस करीब 4% ऊपर है। अदानी पावर 3.5% और मार्क्सन्स फार्मा करीब 3.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर हैं जो आज रिलेटिवली ज़्यादा गिर रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन रिजल्ट्स खराब, 9.5% नीचे। सुप्राजीत इंजीनियरिंग 8% नीचे। आरटीएन इंडिया इसके भी रिजल्ट्स आए थे, 7.25% नीचे। पीएनबी हाउसिंग 7% नीचे है और टेक्नो इलेक्ट्रिक करीब 6.5% नीचे। तो ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पर की प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है आज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेटा आना है जिससे कि उम्मीद कर सकता है ग्लोबल मार्केट की कुछ राहत मिले या कुछ और आहत हो, एक ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। वो है अमेरिकी महंगाई दर, जिसके डेटा आज देखने के लिए मिलेंगे। तो उससे ये माना जा रहा है कि आगे के जो रेट कट्स होंगे उन पर तस्वीर साफ होगी। प्रशांत सर, अब अमेरिका इतना रेलिवेंट रह गया कि उसको रोज़ देखें, क्योंकि जो होना था अमेरिका में हो चुका है, उसका भी कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं। जो हम चाहते थे वो सब हुआ, फेड रेट कट हुआ, ट्रंप आए, लेकिन इंडियन मार्केट की तस्वीर तो कुछ बदली नहीं। तो अब हम क्यों ही देखें कि फेड और क्या करेगा आगे। सर रिलेवेंट नहीं है। सबसे बड़ा जो इवेंट था वो इलेक्शन था, वो हो चुका है। अभी उसका इफेक्ट्स भी जो ग्लोबली आना था या लोकली आना था वो हो चुका है। बट टाइम बीइंग जो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, इफ दी एफआईआर मनी इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस, बिकॉज वहां पे जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, आई थिंक अगले 3 महीने से 6 महीने तक कुछ ना कुछ तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेंगे। शायद वहां पे कुछ एक बेटर यील्ड आने की कोशिश या अजम्पशंस रहेंगे एफआईआर के। तो दैट इज कीपिंग अस इन ए नेगेटिव ट्रेंड। अदरवाइज देखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे वी हैव आवर ओन इकोनॉमिक डेटा, वी हैव आवर ओन मेनी डेटा व्हिच विल बी रिलेवेंट फॉर आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन या डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। तो रिलेवेंट नहीं है। बट यस, एफआईआर बीइंग मेजरली फ्रॉम द यूएस मार्केट, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए उनका एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो ये डेटा तो खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर एक डेटा जो इंडियन लोगों को थोड़ा सा खुश कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक सोना और चांदी का बड़ा इंपोर्टर रहा है और लोग बड़ा ख़रीदना पसंद करते हैं। कीमतें फाइनली गिरनी शुरू हो गई हैं और कल भी बेस मेटल तो कुछ गिरी ही, लेकिन सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने के लिए मिली। सर कहाँ तक जाएगा सोना, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो, एज प्राइस में कभी सोना या चांदी ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-3 महीने में जो शादियों का सीजन चालू होने वाला है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंडियन मार्केट में शादी का सीजन ही होता है। तो फॉर देम इट इज गुड। जिसने भी बाई किया नहीं है तो अभी बाई कर सकते हो। बट दिस इज ए ग्लोबल इफेक्ट। मुझे लगता है कि जियो पोलिटिकल टेंशन ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। यूएस मार्केट का जो यील्ड है वो भी बढ़ चुका है। तो दिस इज गिविंग ए गोल्ड ए नेगेटिव सेलिंग प्रेशर। नीचे आ सकता है। प्राइस लेवल्स के ऊपर मैं बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज आई डोंट ट्रैक इट। बट ओवरऑल आई थिंक यहाँ से और एक 2 से 5% के नीचे आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से अभी भी और नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं सोने चांदी में। तो अभी इतना जल्दबाजी नहीं करें। जिनके यहाँ पर घरों पर शादी है वो थोड़ा वेट कर लें, आराम से सोना मिलेगा, सस्ता मिल रहा है और थोड़ा सस्ता मिल सकता है। लेकिन रोज़ सर नेगेटिव बातें करता हूँ मैं। आज एक एफआईएस के डेटा को लेकर मैं पॉजिटिव बात भी बताता हूँ आपको, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। साउथ कोरिया के रिटेल निवेशक गिरती भारतीय बाजार में आकर्षित हो रहे हैं इंडियन मार्केट की तरफ, और कोरिया के अमीर लोग चीन से अपना निवेश निकालकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर तो हम यही कहानी सुन रहे थे अभी तक पिछले 1.5 महीने से कि इंडिया से लोग पैसा निकालकर एफआईएस चीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ कोरिया के लोग चाइना से पैसा निकालकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोरियन लोग, जो अमीर लोग हैं, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि इंडिया नेक्स्ट चाइना बनने वाला है।
जिस तरह की ग्रोथ चाइना में 1995 से और 2008 के बीच में देखने के लिए मिली थी, उस तरह की जो रफ्तार होगी वो इंडिया की होगी। बड़ी अच्छी बात है। भारत पर फोकस करने वाले ग्लोबल ETFs में कोरियन लोग निवेश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सैमसंग, कोडेक्स और मिराय एसेट टाइगर, ये दो बड़े ग्लोबल फंड्स हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं और आपको पैसा लगाना है इंडियन मार्केट में, तो आप इन ETFs में पैसा लगा दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो 27 सितंबर से कोरियाई निवेशकों ने करीब $14 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। और अगर कोरियन निवेशकों की पावर देखें तो US मार्केट में उनका $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स कि वो छोटे इन्वेस्टर नहीं है। अगर 100 बिलियन, अभी हमारी इंडियन मार्केट में $17.5 बिलियन का FIs ने सेलिंग की है और जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि सबके पोर्टफोलियोज 20-20, 30-30% उठ चुके हैं। अगर 100 बिलियन का एक 10-15% भी पैसा वो इंडियन मार्केट में लगा दें तो FIs के रूप में, तो सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। हालांकि अभी उन्होंने जो अमाउंट लगाया वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, $14 मिलियन है, वो तो पीनट है इतने बड़े FIs के सेलिंग के बीच में। लेकिन आप कोरियन इन्वेस्टर्स का निवेश देखिए। कोरियन ट्रेडर होल्ड्स ओवर $100 बिलियन वर्थ ऑफ US स्टॉक्स। आप देख सकते हैं कि 2024 में उनका इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। और उससे पहले भी 2020 से अगर आप देखें तो कोरियन इन्वेस्टर्स का US में जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 25 से 50 बिलियन डॉलर के बीच में चल रहा है। तो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, बड़ा निवेश करते हैं। 32 ट्रेडिंग सेशन में इंडिया में FIs ने तो करीब 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। प्रशांत सर, अगर दूसरे देश के निवेशक आ रहे हैं, बात हो रही थी कि कनाडा नाराज़ हो गया, कनाडा के FIs थोड़ा जा रहे हैं और जल्दी से जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा FIs की सेलिंग रुक नहीं रही है। कोरिया की आ जाएगी सर, हमें तो FIs के निवेश से मतलब है, और अगर कोरिया वाले अच्छे इन्वेस्टर हैं तो उनका स्वागत करें, कितना उम्मीद करें? ऑब्वियसली यस। अगर आपने जो डेटा देखा है अभी तो लास्ट 10 साल में अगर जिस तरीके से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है और अभी जो $14 मिलियन आया हुआ है, अगर वो एक टोकन ऑफ स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर आगे जाके दिस कैन मल्टीप्लाई इनटू 3-4x इन नेक्स्ट 6 months to 12 months। अगर ट्रेंड लग रहा है तो देन आई थिंक इट्स ए गुड वेलकम फॉर अस। जिस तरीके से US मार्केट्स का पैसा बाहर जा रहा है और अगर अदर कंट्रीज, अदर FIs इंडिया में आ रहा है, तो एक तो उनको अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ चुका है। वी वर दी एक्सपेंसिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 2 months बैक। आज शायद 10 से 12% नीचे हैं हम लोग वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करते तो आई थिंक द ग्रोथ स्टोरी जो उन्होंने अज्यूम किया है कि वी विल बी द नेक्स्ट चाइना, अगर वो अजम्पशन यस इट इज ट्रूली राइट कि अगले 10 साल से 20 साल का अगर स्टोरी है किसी को देखना है तो इंडिया विल बी इक्वल और मोर देन चाइना गोइंग फॉरवर्ड, तो वो अगर अजम्पशन उनका राइट है तो ऑब्वियसली दैट मनी विल हेल्प देम टू ग्रो देयर एसेट्स एज वेल एज सपोर्ट इंडिया। बिल्कुल। और जो कोरिया के जो फंड्स हैं ना सर, जो ETFs हैं और जो ये ग्लोबल फंड्स हैं, उनके फंड मैनेजर्स जो कोरियन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो इंडिया को मिलेगा। तो दैट मीन्स कि अभी जो फ्लो आना है इंडिया में, अगर कोरिया से आना है तो कोरिया के लोग शायद इस चीज़ को डिस्काउंट करेंगे और उसके चलते अब उनको ये भी दिख रहा है कि 10% तो इंडिया का मार्केट टूट चुका है, बहुत सारे शेयर तो अपने हाई से 30 से 50% टूट चुके हैं। तो जहाँ पर उनको वैल्यू दिखेगी तो शायद वो आकर्षित भी हों, और वो ऐसा हो भी रहा है। तो फंड मैनेजर जब उनको बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। सर क्या लगता है, ये आपको इंडस्ट्री में है, ये जो बाकी, मैं एक्स कोरिया बात करता हूँ, ये जो जितनी FIs की सेलिंग है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चल रहा है इस समय कि ये रुकेगी कब? तो देखो आज के तारीख में शायद 1-2% ही FIs का सेलिंग हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया के आसपास। तो जो टाइमिंग है वो जो नॉर्मल ETF फंड्स हैं, जो नॉर्मल हेड्ज फंड्स है जो आए थे लास्ट 1-2 साल में एज ए ट्रेडर, वो प्रॉफिट बुक करके अपने होम टाउन में लेके जा रहे हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड जो आए हुए हैं लास्ट मतलब 10 साल से जो आए हुए हैं और 10 साल के लिए स्टोरी लेके बैठे हुए, आई डोंट थिंक दैट मनी इज गोइंग आउट राइट नाउ। बट टाइम बिंग जैसे वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल आता है, मुझे लगता है कि अगेन एटलीस्ट 20-30% ऑफ द FIs मनी विल कम बैक टू इंडिया बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है। इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड राइट नाउ, वो US हो चाइना हो, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर जो ग्लोबली इंडिया को देख रहा है, इंडिया टाइम बिंग इज नॉट गोइंग टू बी इग्नोर्ड।
अगले 10 साल के स्टोरी के लिए दिस इज द ओनली कंट्री विच कैन गिव देम ए ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट जीडीपी ऑफ 6 to 7% जो अपना आरबीआई का अजम्पशन है, अगर वो अजम्पशन देखते हैं तो दिस इज द ओनली कंट्री जहां पे ग्रोथ दिख रहा है, कंसिडरिंग ऑल दी नो आत्मनिर्भर स्टोरीज ऑफ इंडिया, लोकल जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो अगर 25,000 करोड़ डीआईएस का मनी अगर आज मंथली एसआईपी नहीं आता होगा तो शायद हम लोग आज कहाँ होते। सो आई थिंक द स्टोरी इज रियली बिल्डिंग अप। Indian domestic investors are looking at for 10-year story, and ex-Western countries of US is also looking at India for next 10 years as a story and better than China. It's a good story for us. बिल्कुल देखना होगा। ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कितनी आगे अनफोल्ड होती है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि ये मिलियंस वाला बिलियंस में बदलना चाहिए, तभी मज़ा आएगा इंडियन मार्केट में। लेकिन सर एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो कल इंडियन मार्केट के लिए आया वो था इन्फ्लेशन का डेटा। ये इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं आया कल भारत में। सीपीआई महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। फाइनली अब ये डेटा में रिफ्लेक्ट होने लगी। आम आदमी से पूछे तो महंगाई दर तो वो पहले ही बता देता कि 6 महीने पहले ही कि महंगाई दर काफ़ी बढ़ चुकी है। सर क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम लोगों की नहीं बच रही है, लोगों के पास सैलरी आ रही है या बिजनेस से भी पैसे कमा रहे हैं, तो जो खर्चे होने के बाद उनके पास जो पहले सेविंग होती थी वो ठीक ठाक बच जाती थी, ये सेविंग लगातार घटती जा रही है। कल मैं महंगाई दर का डेटा पढ़ देता हूं जो आया है। ये अक्टूबर महंगाई दर 5.49% से बढ़कर 6.21% रही है। ये मंथ ऑन मंथ, यानी कि जो सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई और बढ़ गई है। सर कैसे देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों को या इंटरेस्ट सेंसिटिव शेयर को, लाइक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, जिनके नतीजे अभी तक तो ठीक रहे थे। अब आरबीआई ऐसे में रेट कट की तो बात नहीं सोचेगा, और ये माना जा रहा था कि अगर रेट कट इंडिया में आता है तो इन बैंकिंग कंपनियों के जो एनआईएम्स हैं उन पर एक बार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन की दर आना ये पॉजिटिव है या इन बैंकों के लिए नेगेटिव है? तो टाइम भी मुझे लगता है ये सब चीज नेगेटिव ही है, बिकॉज जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, अगर वाई देखते हो तो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो चुका है। इट इज वेरी नेगेटिव, बिकॉज जैसे आपने बताया कि सेविंग्स एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं बच रहा है। सो ऑब्वियसली जब नहीं बचेगा तो वो चीज इकोनॉमिक में रोल आउट नहीं होंगी, मार्केट्स में भी नहीं आएंगे, शायद वो लोन्स लेना भी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो इट इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर बैंकिंग एज ए इंडेक्स एज वेल एज द इकोनॉमिक्स। मुझे लगता है इट वाज ए सरप्राइज, ये कोई अजम्पशन लेके बैठा नहीं था। ग्राउंड रियलिटी में वी वर फीलिंग की जो हीट ऑफ इन्फ्लेशन है वो है, जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वेजिटेबल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, बट एक्चुअली जो डेटा आना इट इज गोइंग टू हैव अ सरप्राइज इंपैक्ट फॉर द मार्केट्स, एंड दैट इज आल्सो एडिंग एक्स्ट्रा फ्यूल फॉर मार्केट्स टू हैव अ प्रेशर। जिस तरीके से एफआईआई सेलिंग हो गया, डोमेस्टिक अर्निंग्स खराब हो गए और इन्फ्लेशन भी मतलब थोड़ा खराब हो गया, तो मोटा मोटी सब मिलके एक ही टाइम पे सब खराब नंबर्स आ रहे हैं, विच इज वेरी मच नेगेटिव एज ए सेक्टर। यस, रियल एस्टेट सेक्टर एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन इज वेरी बैड। बिल्कुल, इन्फ्लेशन इज़ वेरी बैड फॉर द मार्केट्स एंड हम देख भी रहे हैं एक आम आदमी के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा डेटा है जो कि डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है, ये आपको पता चलता है कि ये ख़राब है। लेकिन एक डेटा ठीक भी आया सर, वो आईआईपी ग्रोथ का है। उसमें हम देखें तो अगस्त के मुकाबले सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 3.1% रही है मंथ बेसिस पर। उसमें जो माइनिंग है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर, ये दो सेक्टर से अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सर कैसे देखें माइनिंग और पावर शेयर को, लाइक आशापुरा, कोल इंडिया, एनएलसी, टाटा पावर, एनटीपीसी, इन सभी शेयर्स को? तो आई थिंक पावर सेक्टर शुड बी फोकस। मुझे लगता है कि आगे आगे 2 से 5 साल का अगर स्टोरी को देखना है तो पावर सेक्टर इज द स्टोरी, और अपने को एटलीस्ट 15-20% डिस्काउंट में भी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। माइनिंग इज वेरी वोलेटाइल, जिस तरीके से चाइना अपने डेटा चेंज करते रहता है, बाइंग एंड सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई, तो वो डेटा पे मतलब टोटल कमोडिटी, टोटल माइनिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंडिंग हो चुका है। तो मुझे लगता है वी शुड अवॉइड माइनिंग और कमोडिटी बिजनेस राइट नाउ। बट अगर पावर सेक्टर में किसी को जाना है तो मुझे लगता है टाटा पावर हो, एनटीपीसी हो, these are available at very comfortable levels for next 2 to 5 years के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है वो करना चाहिए। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन पावर। जी, एक खबर सर अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आ रही है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी 3,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर अल्ट्राटेक सीमेंट को? आई थिंक यस, पॉजिटिव है ये, जैसे जिस तरीके से फंड रेज कर रहे हैं, इट इज वेरी पॉजिटिव। बट टाइम बीइंग सीमेंट एज ए सेक्टर, रियल एस्टेट एज ए सेक्टर थोड़ा अंडर प्रेशर है। मुझे लगता है कि डेटा बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो भी लास्ट 2 महीने से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुए हैं, जो मंथ ऑन मंथ बिजनेस अपडेट्स आए हुए हैं, रियल एस्टेट कंपनीज के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के हो, इट इज नॉट सपोर्टिंग एनी कंपनीज। तो राइट टाइम, मार्केट्स आर नेगेटिव, ट्रेंड इज नेगेटिव, दिस एक्शन इज वेरी पॉजिटिव बट नॉट फॉर इमीडिएट बट फॉर लॉन्ग टर्म। जी,
कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सवाल भी लेते हुए चलते हैं साथ में। अंकित जी हैं, वो पूछ रहे हैं फाइम इंडस्ट्री सर, इन्होंने 1266 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें, आज रिजल्ट्स भी हैं। सो विच स्टॉक? फाइम इंडस्ट्री सर। फाइन जी, ये 4000 स्टॉक वो वाला 4700। एक सेकंड सर, मैं देख लेता हूँ। फाइन ऑर्गेनिक लग रहा है सर ये 1500 रुपये का है, 1518 रुपये का चल रहा है, 1515 1518। आई एम नॉट एबल टू चार्ट इट ठीक है। ऑन माय स्क्रीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो आईओबी पर सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या करें, इंडियन ओवरसीज बैंक। आई थिंक प्रेशर तो कंटिन्यू होगा। छोटे बैंक, जब बड़े बैंक जब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक को तकलीफ हो रही है, तो ऑब्वियसली स्मॉलर बैंक्स विल हैव सिमिलर और मोर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस डायनामिक्स। तो प्रेशर है, शॉर्ट टर्म के लिए वीकनेस है। अभी भी मुझे लगता है 48 47 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, बट नथिंग टू नो, वी हैव अ पैनिक मोड। 47 45 के आसपास फिर से इसमें अपडेट कर सकते हो, बट अगेन बी ए लिटिल बिट लॉन्गर। 3 से 6 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। अगर मार्च के बाद वाला कोई स्टोरी देखते हैं, तब तक कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडियन मार्केट्स में रिकवरी आ जाएगी। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन भी अभी ड्यू है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने के ऊपर का व्यू रखोगे तो बाय ऑन डिप्स, बट अगर व्यू इतना बड़ा नहीं है तो अगेन स्टॉप लॉस 47 के आसपास रख के उसको होल्ड करना चाहिए। जी सर, आप तो महाराष्ट्र से ही हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। जिस तरीके से मैं लास्ट 3 या 4 इलेक्शन देखा हूँ, ऑलवेज मिक्स रिएक्शन ही होते हैं, बट मोमेंटम स्ट्रांग है। जिसमें तो विकास के ऊपर बात होती है, तो ऑब्वियसली मुंबई में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कोस्टल रोड्स हुआ है, अटल ब्रिज हुआ है, बहुत सारे मेट्रोस लॉन्च हुए हैं। तो वो सब चीज देखोगे तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड वोटर विल गो फॉर बीजेपी। अगर ट्रू रहा, वो रिजल्ट्स में अगर सही आता है, तो मुझे लगता है कि देन मार्केट्स विल आल्सो बी बेनिफिटेड एंड महाराष्ट्र डेवलपमेंट भी फास्टर रहेगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं श्वेता जी, वो पूछ रही हैं भारतीय एयरटेल में अभी और ऐड कर सकते हैं क्या। आई थिंक यस, मेरा आज पिक ऑफ द डे भी भारतीय एयरटेल ही है। तो मुझे लगता है दिस इज ए सेक्टर वेयर उतना बड़ा इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो या जिस तरीके से मार्केट्स में सेल ऑफ होता हो, बिजनेस में इन पे ज्यादा आता नहीं है। इसमें आरपू बहुत स्लो ग्रोथ होता है। मुझे लगता है भारतीय इंडस्ट्रीज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, बट 1-2 साल के हिसाब से आप यहाँ से अकोमोडेट करो। 1500 का एवरेज भी आ सकता है, 1560 के आसपास चल रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे लिए 1760 1780 के आसपास है, बट लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि 2000 प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जी, काफ़ी कुछ दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं कि रिलायंस में भी, श्वेता जी का ही सवाल है कि रिलायंस में भी ऐड कर सकते हैं क्या सर। काफ़ी गिर गया रिलायंस भी, चल नहीं रहा इस बार। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15-20% का मतलब प्रेशर आ चुका है इसके ऊपर। देखो, जिस तरीके से एफआईएस अगर बेचते हैं तो ऑब्वियसली दे विल सेल देयर हेवी वेट्स फर्स्ट। टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, एक्सेस हो, ये सब चीजें पहले इजीली बिक जाती है, तो वो हिसाब से वो प्रेशर से नीचे भी आ चुका है। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इक्वली उसको सपोर्ट भी किया है, बट एंड ऑफ द डे अगेन टाइम बिंग अभी भी ये ओवरसोल्ड पोजीशन में गया नहीं है। मुझे लगता है डाउनसाइड अभी भी बाकी है, मे बी अनदर 3 to 5%। 1200 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे फिर से एडअप करना चाहिए, कंसिडरिंग 1 or 2 years। रिलायंस में हमेशा होता है 2-3 साल में एक बार बड़ी रैली आती है, तो मुझे लगता है ये जो एडवांटेज है 1200 के आसपास लेने के बाद बड़ी रैली के लिए एटलीस्ट 2 साल टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं वरुण जी, वो बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू वरुण जी। एंड इनके पास कुछ शेयर हैं सर बासफ के 7000 रुपीज़ के, पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या लॉस बुक कर लें। तो बासफ का रिजल्ट हमने देखा, टोटली डिटेल भी एनालिसिस भी किया, इट वाज नॉट सो बैड, बट अगेन मार्केट्स में ये आजकल क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी अगर फ्लैट और नेगेटिव आता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाती है। आज देखो ना, बीएसई भी कितने अच्छे रिजल्ट्स थे, प्रॉफिट वाज 180% ऊपर, रेवेन्यू वाज 300% ऊपर, बट फिर भी आज स्टॉक फिर से डाउन है। तो टुडे इज ए मार्केट वेयर सेल ऑन राइज का ही स्टोरी चल रहा है। लेट द रिजल्ट्स बी वेरी मच स्ट्रांग, लेट द रिजल्ट बी वीक, बट सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी चल रही है। तो आई थिंक एज ए फंडामेंटल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दैट। Hold on to at least a long term story के लिए, short term के लिए because of the selling pressure, the stock will remain under pressure.